अनेकों बीएएमएस स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और पीजी पीएचडी स्कॉलर्स ने हमें अनुरोध किया है कि हम रोग की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाएं और संप्राप्ति उसका एक मुख्य भाग रहने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वशिष्ठ चर्चा करने जा रहा हूं संप्राप्ति क्या है, कैसे होती है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि यह संप्राप्ति की कौन सी स्टेज है। कुछ एक वीडियोस इसी पे बनेंगे। आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बातें ये कि आखिर रोग पैदा क्यों होता है, कोई तो कारण होगा, और क्या चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिजीज़ पैदा होने के लिए, वरना फिजियोलॉजी में तो सब चल ही रहा है, यानी नॉर्मल कंडीशंस में व्यक्ति जी रहा है। आखिर ऐसा क्या होता है कि उसकी बॉडी में अबनॉर्मेलिटी आती है। ओके, शांति से मैं बोलने जा रहा हूँ, कोई समय की सीमा नहीं रहेगी, एक ही वीडियो में सब कंप्लीट नहीं करना है। ये फर्स्ट वीडियो होगा, इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे और उसमें धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। पहले थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी है क्या, ये फिजियोलॉजी जो है ये कहाँ होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है, लेकिन हम इसको अप्लाइड एस्पेक्ट से देखने जा रहे हैं। बॉडी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर किससे बने होते हैं? टिश्यू से। सिंपल बात, जिसको आयुर्वेद में धातु कहते हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस उनको टिश्यूज कहती है। टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल्स से। आयुर्वेद में कहीं कहीं कोई कोशाणु अणु ऐसा आता है, वरना आयुर्वेद में मोटे तौर पर टिश्यूज के लिए धातु शब्द ही यूज हुआ है। उसी में हमको अलग अलग प्रकार के कोशाणु समझ लेना चाहिए। तो ये बॉडी बन गई टिश्यूज से। ओके, मॉडर्न मेडिकल साइंस टिश्यूज को क्लासिफाई तो करती है। नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, बोन टिश्यू, ऑसेस टिश्यू, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग प्रकार के ग्लैंडुलर टिश्यू, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज में वो क्लासिफाई करती है। लेकिन वो कोई हायरार्की नहीं बताती, ये टिश्यू ऊपर है, ये आर्गन ऊपर है, ये नीचे है। ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस में, फिजियोलॉजी में बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के आचार्य इससे कहीं आगे चले गए थे। उन्होंने एक हायरार्किकल सिस्टम बनाया जो बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा ये शरीर बना हुआ है धातुओं से, और धातु होते हैं 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन केवल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो दूसरे धातुओं का पोषण भी करते हैं, यानी वो फंक्शनल होते हैं। फाइन। और कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो उपधातु होते हैं। थोड़ी एग्जांपल देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से। क्या केवल सेल्स से बनी है? नो। सेल्स इनको सपोर्ट कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, सपोर्टिंग टिश्यू होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, उसमें बहुत सारे फाइब्रस और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स के बाहर होते हैं और उन सेल्स को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद इन कंपोनेंट्स को जो सेल्स के बाहर हैं इनको कहता है उपधातु। हमारे यहाँ जैसे त्वचा, कंडरा, शिरा और ओजस को भी उपधातु कहा गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं उपधातु हैं। और जो वेस्ट मेटल होता है उसको मल। इस बात को समझना जरूरी है। ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, फंक्शंस भी करते हैं, ये धातु है। लेकिन 3 धातु ऐसे हैं, त्रिधातु, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वो पूरे बाकी टिश्यूज के ऊपर गहरा असर डालते हैं, गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। और वो जो 3 है ना, 3 त्रिधातु, उन्होंने कहा ये बॉडी के माइल्यू एंटीरियर को, इसके जो अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करने में इनका बहुत रोल होता है।
ये बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी नॉर्मल रेंज से ये बहुत जल्दी एबनॉर्मल में चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी अबनॉर्मल होते हैं यानी दुष्ट हो जाते हैं, इसलिए दोष है। वो खराब नहीं है, उन त्रिधातु के सिर पे पूरी बॉडी चलती है, लेकिन वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए उनको एक नाम दे दिया गया कि ये दोष है। और वो कौन कौन से? वात पित्त कफ। मोटे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, गहराई में डिस्कशंस आगे होने वाली हैं। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें ना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बनना चाहिए। दोष क्या है? वात पित्त कफ। लेकिन वो वात पित्त कफ को अगर आप पूछें क्या हम इन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि ये भी सिस्टम्स हैं, धातु हैं, धारण करते हैं, ये भी परसेप्शन में आते हैं, पांचों सेंसेस की परसेप्शन में ये भी आते हैं। इसलिए ये द्रव्य भी है एक प्रकार से, और वायु थोड़ा शक्ति की लेवल पे चला जाता है। ओके, समझना है कि ये होते क्या है, कौन से टिश्यूज हैं। मैंने कहा ना, मॉडर्न मेडिसिन में सारे टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में टिश्यूज हैं, कुछ स्पेशल टिश्यूज हैं, और वो स्पेशल टिश्यूज बाकी टिश्यूज को गवर्न करते हैं, काफ़ी हद तक डिटरमिन करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। उनको त्रिधातु कहा गया। वात पित्त का वात क्या है? मोटे तौर पे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पूरे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए बॉडी में एक छोटा सा एक सूत्र रूप से हम समझें, जितनी भी बॉडी में एक्टिविटी होती है, जो कोई एक्टिविटी होती है, वो सारी की सारी वायु से होती है, और सारी की सारी मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से होती है। तो इसके कारण हम समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर वात क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसके बाद आता है पित्त। तो जितनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, बनने तोड़ने का जो प्रोसेस है, वो सारा पित्त है, यानी मेटाबॉलिज्म या जो एंजाइम सिस्टम है वो पित्त है। और तीसरा आता है बॉडी का डिफेंस, इम्यूनिटी, यानी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसकी सुरक्षा भी तो चाहिए, कोई इसको बाहर से आके खराब ना कर दे तो वो भी चाहिए, अंदर से कोई खराबी ना आ जाए वो भी चाहिए। और जो ये करता है उसको उन्होंने बोल दिया कफ, यानी इम्यून सिस्टम। 3 हो गए। तो अब मॉडर्न फिजियोलॉजी आपके सामने है। आप जानते हैं कि मॉडर्न फिजियोलॉजी में बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आयुर्वेद ने उनमें से 3 सिस्टम्स को, 3 टिश्यूज को ऊपर उठाया, 3 सिस्टम्स को उठाया और उनको बना दिया दोष, और कहा कि ये हायरार्किकली सबसे ऊपर हैं। इसके बाद आते हैं धातु, उसके बाद आते हैं उपधातु, और उसके बाद आते हैं मल। लेकिन आचार्य यहाँ पे भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये जो 3 दोष हैं इनमें भी वायु सबसे ऊपर है। तो अब स्ट्रक्चर क्या बना इस बॉडी का? सबसे टॉप पे बैठा हुआ है वायु, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद 2 सिस्टम्स आते हैं, कौन कौन से? पित्त और कफ, यानी मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी नीचे आ गए। उसके बाद पूरे टिश्यूज आ गए, सेल्स, और उसके बाद यानी धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और उसके नीचे आ गए उपधातु, शिरा कंडरा त्वचा वगैरह, और उसके नीचे आ गए मल। तो ये आयुर्वेद की फिजियोलॉजी है। अब क्या होता है, निज रोगों की बात करते हैं, इंटरनल डिजीजेस, उनकी संप्राप्ति के लिए कौन से घटक हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये जो टिश्यूज हैं ठीक से काम कर रहे थे, वात पित्त कफ यहाँ काम कर रहे थे, और साम्य अवस्था थी, धातु साम्यता थी, यानी होम्योस्टेसिस था, सब कुछ नॉर्मल था, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही थी, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना था। ठीक है, समदोषः समाग्निः, समदोषः समाग्निः, समधातु मलक्रिया, सब कुछ चल रहा था नॉर्मली। लेकिन कहीं कुछ अबनॉर्मेलिटी हुई,
और उसके कारण रोग पैदा हो गया। कहाँ हुई, कैसे हुई, इसे समझना है। ये 2 स्टेजेस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। सबसे पहले बाहर से कोई भी कारण आएगा या अंदर से कोई कारण अगर आया तो वो क्या करेगा, वो जो 3 टिश्यूज है ना, सिस्टम्स, त्रिधातु, कौन से, वात पित्त कफ, जिनको त्रिदोष कहते हैं, सबसे पहले उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो सबसे पहले उनकी खराबी होती है, किसकी, वात की या पित्त की या कफ की। उनमें जैसे अबनॉर्मेलिटी आई, उनमें दुष्टि आई, तो पहली स्टेज वो होगी और वो स्टेज कुछ देर तक रहेगी। वो कुछ सेकंड्स भी रह सकती है, कुछ साल भी रह सकती है, कोई पक्का नहीं होता कि इतनी देर वो रहने वाली है। वो एक फेज होगा, फर्स्ट फेज डिजीज प्रोडक्शन में, वो ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा, वो जो अबनॉर्मल न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम यानी वात, अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म यानी पित्त, अबनॉर्मल इम्यूनिटी यानी कफ, इनमें से कोई 1, 2 या 3 जो अबनॉर्मल हुए हैं, वो बॉडी टिश्यूज को जाके अफेक्ट करेंगे। और जब वो वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं तब जाके रोग पैदा होता है। रोग कब पैदा होता है, जब अबनॉर्मल वात पित्त कफ यानी प्रकुपित वात पित्त कफ या एबनॉर्मल न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम, ये जाके बाकी टिश्यूज को खराब करते हैं, अबनॉर्मल करते हैं, उस समय रोग होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये होता कैसे है। अब न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है, अबनॉर्मल हार्मोन्स पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, हालांकि वो जाके टारगेट ऑर्गन पे ही लगने वाले हैं, लग रहे हैं, या फिर नर्व इम्पल्सेस हैं, वो पूरी बॉडी में जाती हैं, हम सोचते हैं तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे होता है, या इम्यून सिस्टम है वो पूरी बॉडी में रहता है। तो क्यों जाके एक पर्टिकुलर टिश्यू को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करता है? आचार्यों ने इसका उत्तर भी दे दिया और बहुत ही साइंटिफिक उत्तर दिया। आचार्यों ने कहा, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावताम यत्र संगह ख वैगुण्यात व्याधिस तत्र उपजायते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वात पित्त कफ है, मैं साथ साथ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि क्या बोला जा रहा है। ये जो एबनॉर्मल वात पित्त कफ है, ये जो एबनॉर्मल न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी है, ये बॉडी के ऊपर अफेक्ट पूरी बॉडी पे डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पहले तब तक वो किसी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते जब तक कि उस ऑर्गन सिस्टम में कोई पहले से डिफेक्ट ना हो, और उस डिफेक्ट को उन्होंने नाम दे दिया ख वैगुणता। यानी रोग पैदा होता ही वहां है जहां पहले से कुछ खराबी है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आप पहले मोटे तौर पे समझ लीजिए। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, खास करके जो यंग स्टूडेंट्स हैं ना, छोटे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर BAMS वाले, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप इसको ना एक स्टोरी की तरह सुनिए। मैं कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ी बोल रहा हूँ, और ऐसा बोल रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं। पहले खराबी पड़ी हुई थी टिश्यूज में, इधर से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम खराब होके या मेटाबॉलिक एंजाइम्स खराब होके बढ़कर स्टिमुलेट होके उनकी हाइपर एक्टिविटी थी, या इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होके खराब होके जाके कहाँ इन्होंने अफेक्ट किया, जहाँ पहले से एबनॉर्मेलिटी थी, और वो पहले वाली एबनॉर्मेलिटी को बोल दिया गया था ख विगुणता। ख क्या होता है? ख होता है स्पेस, खाली जगह, आकाश, यानी स्रोतस। स्रोतस किसी जहाँ भी खराब होंगे, जिस ऑर्गन टिश्यू में या सेल में, तो वहाँ जाके वो डिजीज पैदा होगी। फाइन। इसका मतलब क्या होता है? स्रोतस तो खाली जगह है। वो खाली जगह जो है वो खाली कैसे है? आखिर उसकी एक कोई वाल होगी चैनल की। वो वाल किससे बनी होती है? सेल्स से, धातु से। कौन से सेल? उसी ऑर्गन सिस्टम के सेल्स। इसका मतलब आप इंप्लाइड मीनिंग समझिए।
इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि जब किसी ऑर्गन सिस्टम में सेल्स के अंदर खराबी रहे, पहले से रहे, तो उस पहले से खराब ऑर्गन सिस्टम में, टिश्यू में जाके न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम या मेटाबॉलिज्म या इम्यून सिस्टम रोग पैदा कर सकते हैं। वो खराबी क्यों आती है? 2-3 बड़े कारण होते हैं। या जन्म से होगी या बाद में एक्वायर्ड होगी। जो जन्म से होती है उसको बोलते हैं कंजेनिटल। अगर वो चीज़ एक ही में है तो जन्म से है तो कंजेनिटल हो गई, सहज हो गई। लेकिन वो अबनॉर्मैलिटी फैमिलीज में चलती है, यानी वो प्रॉब्लम जीन्स में है, तो कुलज विकार हो जाता है, हेरेडिटरी हो जाता है। तो अब जन्म से बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर कोई खराबी है, कोई भी खराबी समझ लीजिए, उस खराबी वो लेके पैदा हुआ है। अब उसका जो एबनॉर्मल न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है या मेटाबॉलिज्म है या उसका इम्यून सिस्टम है, उस खराब ऑर्गन को जाके अफेक्ट करेगा। तो या फिर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स को बहुत जल्दी चेस्ट इन्फेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मोक से, टबैको स्मोक से, या कोई व्यक्ति ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो एयरबॉर्न पोल्यूशन है, उसके कारण लंग्स खराब हो गए हैं पहले से ही, यानी अब एक्वायर्ड हो गया, ये स्रोतोदुष्टि हो गई। स्रोतोदुष्टि मीन्स धातु दुष्टि। धातु दुष्टि भी हो सकती है, दौर्बल्य भी हो सकता है। वहाँ के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स कमज़ोर भी हो सकता है, या वो खराब हो सकता है, विकृत हो सकता है पहले से। अब ऐसे व्यक्ति में जब कोई उसका न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम खराब हुआ, मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम खराब हुआ, या उसकी इम्यूनिटी खराब हुई, या फिर उसके एंजाइम सिस्टम, मेटाबॉलिज्म खराब हुई, उस ऑर्गन सिस्टम में जाके डिसीज होगी जो पहले से या कमज़ोर है या बीमार है, जिसको कहा गया ख विगुणता है, स्रोतोदुष्टि है। एक्चुअली वो धातु दुष्टि थी, या धातु दौर्बल्य था, या धातु क्षय था। तो धातु क्षय होना, धातु दौर्बल्य होना, या धातु की पहले से विकृति होना, जैसे ख विगुणता कहा गया है, वो डिजीज पैदा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है, इस बात को समझिए, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें साफ होने वाली है। अदरवाइज क्या होता है कि ये एक पैराबोला बनता है, यानी धीरे पहले एक स्टेज में ये वात पित्त का फर्स्ट स्टेज में बढ़े, फिर और बढ़े, फिर और बढ़े, यानी इनकी एक्टिविटी बढ़ी, हाइपर एक्टिविटी हुई, या न्यूरोएंडोक्राइन की, मेटाबॉलिक सिस्टम की, या इम्यूनिटी की। हाइपर एक्टिविटी को 3 स्टेजेस में बताया गया। फर्स्ट स्टेज में थोड़ा थोड़ा बढ़ा, माइल्ड इंक्रीज, जिसको कहा गया संचय, और बढ़ा तो उसको बोला गया प्रकोप, और बढ़ा फैलने लगा, उसको बोला गया प्रसर। ये 3 डिग्रीज हैं। आप इनको, सच्ची बात क्या है, बहुत कठिन होता है ये देखना कि संचय में है, प्रकोप में है, प्रसर में, बहुत मुश्किल है। तो कई बार आप यूँ समझ लीजिए कि ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जब हाइपर एक्टिविटी होगी, माइल्ड हाइपर एक्टिविटी संचय, मॉडरेट एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी प्रकोप, और सीवियर हाइपर एक्टिविटी कह रहा हूँ, बात समझ लीजिए, तो प्रसर, यानी अब हो। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इसके कारण कहीं पे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें बढ़कर कहीं किसी ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व कर देंगी, वहाँ जाके खराब जो पहले से है, धातु दुष्टि है, जिसको स्रोतोदुष्टि या खविगुणता कही है, तो वहाँ उसके साथ ये मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं दोष दूष्य समूर्छना, यानी वो दूष्य है, वो धातु है। दोष गया, जहाँ खराबी थी वहाँ जाके रुक गया। कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संगह, रुकना, संग हो गया, रुक गया।
स्टैसिस, यत्र संज्ञा ख बेगुनियाद, इसको स्रोतोदृष्टि धातु दृष्टि व्याधिस तत्र उपजायते, वहां व्याधि होती है। तो दो, अब ये दूसरी अवस्था आ गई। जैसे दोष दूष्य समूर्छना हुई, देखिए संचय प्रकोप प्रसर। अब दोष दूष्य समूर्छना की जो पूरी एक उसकी 3 स्टेजेस है। संचय प्रकोप प्रसर को आप कह सकते हैं चय अवस्था है, बढ़ा। लेकिन अगर वो खराबी नहीं होगी आगे किसी में, या पीछे से ये जो जिस कारण से ये दोष प्रकोपित हो रहे हैं वो कारण हट जाता है, तो ये धीरे से पैराबोला के कारण नीचे आ जाएंगे, कहीं कोई खराबी नहीं आएगी। लेकिन पीछे से कारण अभी दोषों को बढ़ाया जा रहा है और आगे किसी धातु में पहले से विकृति है, स्रोतोदृष्टि है, ख विगुणता है, तो वहां जाके रोग होगा। दोष दूष्य समूर्छना दूसरी स्टेज है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। ये सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज मैंने बोल दिया संचय प्रकोप प्रसर, फंक्शनल फेज होता है। दूसरा स्ट्रक्चरल फेज आता है, जब एबनॉर्मेलिटी होगी, पैथोलॉजी होगी, विकृति होगी, उसमें 3 स्टेजेस आते हैं। स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। इसका मतलब क्या होता है? जब जाके वहां संश्रय, संग एक बात है, यत्र संगः ख वैगुण्य, जहां रुके जाके, या जहां पे स्थान संश्रित हुए रुके जाके, बात एक ही है। पहले रुकना, फिर बढ़कर इतना हो जाना कि खराबी इतनी हो जाए कि उस रोगी को तकलीफ होना शुरू हो जाए, तो व्यक्ति मीन्स मैनिफेस्टेशन। और फिर बाद में वो इतनी बढ़ जाए कि वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, तो भेद। अब 3 स्टेजेस को याद रखिए, इनके ऊपर हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। अभी एक मोटे तौर पर आप लोगों के माइंड में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जा रहा है, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो डिजीज, एवोल्यूशन ऑफ डिजीज के 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है फंक्शनल और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। फंक्शनल शुरू में होता है जब वात पित्त कफ यानी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं किया। तो ये हाइपर एक्टिविटी की स्टेज है। माइल्ड होगी तो संचय, मॉडरेट होगा तो प्रकोप, और ज्यादा सीवियर हो जाएगी तो प्रसर। नापना कठिन है, आप देख सकते हैं, नापा भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप मोटे तौर पर। लेकिन जब उन्होंने और किसी ऑर्गन को जाकर डैमेज किया, वहां एबनॉर्मेलिटी पैदा की। एबनॉर्मेलिटी कई प्रकार से हो सकती है। एबनॉर्मेलिटी इन्फ्लेमेशन के रूप में हो सकती है, शोथ। एबनॉर्मेलिटी ट्यूमर के रूप में हो सकती है, इस्कीमिया के रूप में हो सकती है, नेक्रोसिस के रूप में हो सकती है, पस फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब वो होगी तो वहां पे रोग पैदा होगा। तो 2 स्टेजेस आ गई। अब ये बहुत क्लियर कट आप समझ लीजिए कि 2 स्टेजेस आएंगी। संचय प्रकोप प्रसर एक फंक्शनल स्टेज है, और स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद एक स्ट्रक्चरल स्टेज है। तो फंक्शनल स्टेज को आप रिवर्स कर सकते हैं बहुत जल्दी। जैसे कुछ कारण, जैसे मान लीजिए किसी को हाइपोवॉलीमिया हुआ, उसको ब्लीडिंग हुई, को कुछ और हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, तो हो सकता है किडनी फेलियर हो जाए, लेकिन वो फंक्शनल है। अगर रिप्लेनिश कर दिया गया फ्लूइड तो वो नॉर्मल आ जाएगा, नहीं रिप्लेनिश हुआ तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो पहली स्थिति होती है रिवर्सिबल। तो जो संचय प्रकोप प्रसर की अवस्था जब होती है, उस समय न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो हाइपर एक्टिव हुआ है, या मेटाबॉलिज्म हाइपर एक्टिव हुई है, या इम्यून सिस्टम हुआ है, वो रिवर्सिबल है। कारण हटाइए धीरे धीरे और उसका थोड़ा मैनेजमेंट करिए, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल में आ जाएगा। लेकिन एक बार अगर उन्होंने उससे भी आगे बढ़ गया और किसी ऑर्गन सिस्टम को डैमेज किया, तो तब कहा जाता है कि ये रोग है। तो रोग एक्चुअली रोग नाम कब मिलता है? रोग नाम तब मिलता है जब दोष वहां जाके किसी जगह पे संश्रित होते हैं, संग होता है, दोष दूष्य समूर्छना होती है,
तब जाके रोग का नाम आता है, उससे पहले दोष ही होते हैं। तो ये जो 6 अवस्थाएं हैं संप्राप्ति की, जो 6 अवस्थाएं हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति और भेद, ये एक्चुअली पहले 3 स्टेजेस रोग ही नहीं है। असल में रोग तो बाकी 3 स्टेजेस हैं। सेकंड जो 3 स्टेजेस हैं, स्थान, संश्रय, व्यक्ति और भेद, क्योंकि वहाँ पे दोष के साथ उसका मिलन हो रहा है और उसके बाद उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। प्रकृति सम संवेद, विकृति विषम संवेद, कई प्रकार के नए कंपाउंड्स, नए सब्सटेंसेस बन रही हैं, बहुत कुछ बन रहा है, विकृतियां होती जा रही हैं। और पहले जब तक फंक्शनल है तो प्रकृति सम संवेद है, कोई बात नहीं, उसको वापस कर लेंगे। लेकिन जैसे टिश्यूज इन्वॉल्व हुए तो विकृति विषम संवेद हो जाएगा, यानी अब उनको कई बार रिवर्स करना हो जाता है, लेकिन कठिन भी हो सकता है और कभी नहीं भी होता है। तो ट्यूमर्स वगैरह में, कैंसर में यही होता है ना, एडवांस डिजीज में कहाँ वापस होती है। एक बार मेटास्टेसिस हो गए, आप रिवर्स कहाँ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें समझना जरूरी है। हमने बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, ये एवोल्यूशन ऑफ डिजीज यानी संप्राप्ति की जो ओवरऑल इसका जो एक फॉर्मेट है उसको समझने की कोशिश की। और मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बोला है, ये कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, एकेडमिक नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकली अप्लाइड वे में बताया जा रहा है ताकि आपको पूरी बात, हर चीज़ एकदम से समझ में आ जाए कि डिजीज़ होती कैसे है। और आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जो मुश्किल चीज़ें हैं अलग अलग रोगों में जो नहीं समझ में आती, वो भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो फिर और बनाएंगे कुछ दिन के बाद। इस वीडियो में जो कहा गया है, डिस्कस किया गया है, आप BA MS स्टूडेंट्स जिनके लिए ये बनाया जा रहा है, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। आप हमें बताइए कि क्या इस तरह से अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर कोई और तरीका आप चाहते हैं वो भी सुझाव दीजिए, संभव हुआ तो हम उसको भी अपनाएंगे। तो मुख्य तौर पर ये वीडियो BA MS स्टूडेंट्स के लिए था और उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर वालों के लिए था। तो हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए, हम आगे और टॉपिक्स पे आपके साथ बात करते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अगला वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। नमस्कार।